ऐसे नेता विधायक सांसद आपको मिल जाए जिन पर रेप की एफआईआर दर्ज है, जिन पर मर्डर की एफआईआर दर्ज है, जिन पर न जाने गंभीर मुकदमों में एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो सर्फ एक्शन ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे मानो उनसे पवित्र, उनसे साफ कोई हो सकता के खिलाफ जाकर अपनी बात रखोगे। जब आप इस देश की जनता के हितों की बात करो तो कहीं न कहीं आपको उग्रवादी कहकर, मुसलमान कहकर, कटवे कहकर, मुल्ले कहकर आपके मनोबल को तोड़ने का बाद जो आरक्षण लेकर बैठे, जो पुनः पैक्ट की पैदाइश है, जिनसे 31 सांसद आज पार्लियामेंट में बैठे, वो क्या करे? क्या वो गोबर खाने का काम करे? शर्म आनी चाहिए इनको। आपकी नजरों के सामने, अपनी आंखों के सामने आपके सुनते इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जाता है जहाँ पर दलितों पर अत्याचार होता है, मुसलमान भाइयों को उग्रवादी, आतंकवादी कहा जाता है, और आप वहाँ पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के तमाम मनुवादी लोगों की गुलामी करते हैं, इनके तलवे चाटने का काम करते। अरे वो भूल गए, मुर्गे की तरह आपको पंख ऐसे नोचेंगे ना कि आप भूल जाएंगे। आप सोच रहे कि आज मुझे दाना डल रहा है तो मैं चुप रहूं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे 131 साल जो आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, क्या नारे लग रहे थे? अरे इन मुसलमानों को रेडी पटड़ी मत लगाने दो, इन मुसलमानों को किराए पर मकान मत देना, इन मुसलमानों को आप अपनी फैक्ट्रियों में काम मत देना। और इस देश में अगर मुसलमानों को रहना है तो उनको जय श्री राम कहना होगा, उनको भारत माता की जय कहना होगा। और यहाँ तक नारे हमें सुनाई दिए कि मुल्लो जब मुल्ले काटे जाएंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आज इसमें क्या चल रहा है और किस तरह से ये चीजें प्रायोजित करके आज संसद में बाइकाट करना है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे आपको जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, भाषा का हवाला दे, आपको एक भी वोट नहीं देना। और जब वो वोट मांगने हैं तो ऐसे नेताओं का तो जूतों से स्वागत करना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे नेताओं का जूतों से स्वागत नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप फिर से ऐसे लोगों को अपने सर पर शोषण करने के लिए आमंत्रित करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जागने की जरूरत है और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, विदुड़ी जैसे आतंकवादी और गुंडे लोगों का हमला ये पहली बार नहीं है। इस तरह के हमले लगातार होते रहे और इस तरह के हमले पहली बार इस तरह से नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि प्रायोजित तरीके से हो रहे हैं। और जिस तरह से अभी रमेश विदुड़ी ने जिस तरह से बसपा सांसद के जो शब्द बोले, वास्तव में बहुत ही शर्मसार है, इंसानियत को शर्मसार कर देते और कहीं ना कहीं ये दिखा देते कि ये लोग कौन सी संस्कृति को मानने वाले हैं, कौन से धर्म को मानने वाले। मुझे तो लगता है कि रमेश विदुड़ी की संस्कृति है, उसके परिवार में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता होगा जो उन्होंने एक बसपा सांसद के लिए बोले। और वो भी बसपा सांसद कोई ऐसा वैसा नहीं जिसको कि 20 लाख लोगों ने चुनकर संसद में भेजा है, और वही 20 लाखों का नेतृत्व करने वाले जो सांसद है बहुत ही सभ्य, शालीन और मैं कहूँगी कि लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एक जुमला है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंटों से आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर लोगों को तोड़ने का काम करे, और जो कहीं ना कहीं लोगों में एक सांप्रदायिकता का जहर घोलकर उनको मनुष्य से दूर करा रहे हैं। लेकिन रमेश विदुड़ी जी भूल गए कि जिनको वो आतंकवादी बोल रहे हैं, जिनको वो कटवे बोल रहे हैं, जिनको मुल्ले बोल रहे हैं, उन्हीं मुल्लों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। तो यहाँ पर मैं इस जो तरह की टिप्पणियां हैं इसमें बिल्कुल निंदा करती हूँ, और यहाँ पर मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष देखिए किसने उकसाया गया। अब ये बताइए, अगर मैं आपका गलेवार पकड़कर ये कहूँ कि आप मुझे मारिए, जब तक आपका मन मुझे मारने के लिए नहीं कहेगा कि आप मुझे मार देंगे, या मैं आपको ये कहूँगी कि आप जाइए मोदी जी का सर कलम कर लाइए, क्या मेरे उकसाने से कुछ नहीं होता। ये सारी मन की व्यथा है, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा है वही आपके शब्दों से परिलक्षित होगा, और जब शब्दों से परिलक्षित होगा तो वो आपके व्यवहार में भी होगा। जिस तरह से रमेश विदुड़ी के मन में जो चल रहा था, जो विचार थे, वही तो परिलक्षित हुए ना। तो मैम क्या लग रहा है कि पहले सड़कों पे था, अब संसद में पहुंच गया? देखिए, पहले सड़कों पर था, संसद में पहुंच गया। आपने सही कहा, सड़कों पर अगर हम इस तरह की भाषा देखते थे तो कहीं ना कहीं ये कहकर हम पल्ला झाड़ लेते थे कि अरे कोई मवाली होगा, दारू पी के पड़ा होगा, नशेड़ी है, ये सभ्य व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन आज इस तरह की जो भाषा है, जो सड़कों से आज संसद में चली गई, और उस संसद में जिसको कि इस देश का सबसे बड़ा पवित्र मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर में इस तरह के शब्दों का बोलना, तो आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक आम जनता में भय उत्पन्न किया जा रहा है। इस देश के तमाम जो मुस्लिम लोग हैं उनमें एक भय उत्पन्न किया जा रहा है, इस देश में जो दलित लोग हैं उनमें एक भय उत्पन्न किया जा रहा है कि आप जब सत्ता के खिलाफ जाकर अपनी बात रखोगे, जब आप इस देश की जनता के हितों की बात करो, तो कहीं ना कहीं आपको उग्रवादी कहकर, मुसलमान कहकर, कटवे कहकर, मुल्ले कहकर आपके मनोबल को तोड़ने का काम किया जाएगा। और जिस तरह से हमने दानिश अली जी को देखा, क्योंकि दानिश अली जी का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है, बहुत ही सभ्य और बहुत अच्छे परिवार से आता है, बहुत संघर्ष रहा है। और खासकर अगर देश की आज़ादी में, बार बार कह रही हूँ, देश की आज़ादी में अगर हम इतिहास उठा कर देखें तो मुसलमानों का बहुत
बड़ा योगदान रहा है और उन्हीं मुसलमानों को आज रमेश बिदुड़ी जैसे 2% के सांसद ने गाली देने का काम किया। तो धिक्कार है मुझे, और मैं तो यहाँ प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी कि ऐसे सांसदों की सदस्यता रद्द करे और इन पर रासूखा लगा करे और देशद्रोह का मुकदमा लगा कर इनको सलाखों के पीछे डाले। मैम, बीजेपी का कहना है अगर दानिश अली को कांग्रेस ज्वाइन करना था तो वो सीधे चले जाते, इस तरीके का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये लोग लगातार इस तरह की बातें कहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट कहते हैं, जिस तरह से अब्बास नकवी जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया। अरे भाजपा के जो सांसद उन्होंने ड्रामा किया और कहीं ना कहीं वो चाहते थे जिस तरह से राहुल गांधी जी संवेदनाएं प्रकट उनके घर पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है कि संसद में किसी भी व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से संबोधित कर, और उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ये तो राजनीति करना चाहते हैं, ये कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं उनको बता दूं, नवाज अकबर जी अगर बसपा सांसद को कांग्रेस ज्वाइन करनी होती तो वो इस तरह की जो बयानबाजी इससे आहत नहीं होते, बल्कि 2 टूक शब्दों में बहुत पहले वो बसपा वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली होती। लेकिन वो जानते हैं कि इस देश में जो बहुजन समाज पार्टी है उसका क्या रुतबा रहा है, वो संघर्ष भरी पार्टी है, वो एक विचारधारा है, वो कोई पार्टी नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि बहुजन महान पुरुषों का एक आंदोलन है वो पार्टी। इसलिए आज भी उस पार्टी में जो बसपा सांसद है वो विद्यमान है और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा अपने मुख से कि वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार लोग लगाएंगे और लगाते रहेंगे कि वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी वहाँ गए हैं तो वो कांग्रेस ज्वाइन करें। तो इस तरह के बयानबाजी से मैं बिल्कुल भी कहा अभी जा रहा है कि वो रो रहे हैं, उसके बाद उन्हें प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। देखिए, रो रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। एक सहनशील व्यक्ति कब तक सहन करेगा? अगर मैं आपको कटवा बोलूं, मुल्ला बोलूं, आतंकवादी बोलूं, उग्रवादी बोलूं, और वो भी उस संसद के मंदिर में जहां पर प्रत्येक व्यक्ति की नजरें रहती, क्योंकि हमने देखा कि नए लोग जिस तरह से नई संसद में पहला सत्र चला, उसका 4था दिन था, और जब महिलाओं के मुद्दे पर बात होती, महिलाओं के आरक्षण पर बात हो रही थी, तो वहाँ पर उस आरक्षण पर बात करना कर रमेश बिदुड़ी चिल्ला चिल्ला कर कहते, ओए मुल्ले और कटवे, तू बाहर चल, तुझे बाहर देखो। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इन लोगों की भाषा क्या है, इन लोगों की सभ्यता क्या है, इन लोगों की संस्कृति क्या है। और आपने इनकी संस्कृति को जिस तरह से देखा होगा, ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि इनकी संस्कृति में लगातार मार काट की बात होती है, गाली गलौज की बात होती है। यहाँ पर मैं देश के तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि इस बार 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल बाइकआउट करना है। और कोई भी व्यक्ति चाहे आपको जाति का, धर्म का, क्षेत्र का, भाषा का हवाला दे, आपको एक भी वोट नहीं देना है। और जब वो वोट मांगने हैं तो ऐसे नेताओं का तो जूतों से स्वागत करना है, क्योंकि जब तक आप ऐसे नेताओं का जूतों से स्वागत नहीं करोगे, कहीं ना कहीं आप फिर से ऐसे लोगों को अपने सर पर शोषण करने के लिए आमंत्रित करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको जागने की जरूरत है और सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। विपक्ष का अगर कोई सांसद अगर संसद में कुछ कहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बीजेपी के सांसद ने इतनी बड़ी बात कही है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। 15 दिन का टाइम दिया गया है। देखिए, 15 दिन का टाइम नहीं, ये 2 महीने का भी होगा, 3 महीने का भी होगा, 4 महीने का होगा। अभी मैंने जिस तरह से पहले अभी जिस तरह से गजेंद्र जी मिले थे, मैंने वहाँ भी कहा कि इससे पहले राहुल गांधी के एक बयान पर 2 साल तक उनकी सदस्यता रद्द की गई। जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, उनको बाहर निकाल दिया गया, राघव चड्ढा उनको बाहर निकाल दिया। तमाम ऐसे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जिन्होंने की प्रोटेस्ट भी किया बाहर बैठकर लगातार। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह का बयानबाजी की, और मैं कहूँगी कि इतनी शर्मनाक बयानबाजी है, उस पर आप 15 दिन का नोटिस थमाकर उनको एक अल्टीमेट दे रहे हो। और ये नोटिस तो सिर्फ खाली औपचारिकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो किस आधार पर काम कर रही है। क्योंकि जो चीजें कल तक आपको सड़कों पर सुनाई दे रही थी, आज वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के तहत या आरएसएस के तहत आज वो संसद में बुलवाई जा रही है, क्योंकि संसद में सबकी नजरें रहती है। क्योंकि इस भारत देश में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी को इतना बड़ा संदेश देने के लिए मैं कहूंगी कि इससे अच्छा कोई जगह नहीं थी कि रमेश बिदुड़ी ने 2 टूक शब्दों में उनको आतंकवादी बोल दिया, मुल्ले बोल दिया, कटवे बोल दिया। और जिस तरह से अपने मणिपुर की घटना देखी होगी, अभी नूह की घटना देखी, नूह की घटना में आपने क्या देखा कि आधार पर जिस तरह से बहन बेटी के ऊपर अत्याचार, शोषण हुआ, या जिस तरह से दलितों को पिसाब पिलाने का काम किया जाता है, जिस तरह से घड़ा छूने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, मुंह छिड़कने पर उनको मार दिया जाता है, घोड़े चढ़ने पर उनको मार दिया जाता है। मैं कहती हूँ जब जब इस तरह की घटना है तो बहुजन समाज के तमाम नेताओं को वहाँ इकट्ठा होना चाहिए और तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और वहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन इन लोगों को करना चाहिए। और जिस संस्कृति, जिस हिंदू धर्म के कारण इनको अपमानित किया जाता है, उस हिंदू धर्म को लात मारकर इनको बुद्धिज्म की शरण में जाना चाहिए। मैं कहती हूँ देखिए 2 दिन में ना परिवर्तन हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप क्या देखा, लगातार जो आरएसएस के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, क्या नारे लग रहे थे, अरे इन मुसलमानों को रेडी पटड़ी मत लगाने दो, इन मुसलमानों को किराए पर मकान मत देना, इन मुसलमानों को आप अपनी फैक्ट्रियों में काम मत देना। और इस देश में अगर मुसलमानों को रहना है तो उनको जय श्री राम कहना होगा, उनको भारत माता की जय कहना होगा। और यहाँ तक नारे हमें सुनाई दिए कि मुल्लो
जब जब मूल्य काटे जाएंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आज देश में क्या चल रहा है और किस तरह से ये चीजें प्रायोजित करके आज संसद में कहलवाई जा रही है। क्या लग रहा है SC/ST माइनॉरिटी के लोगों पे ही, अल्पसंख्यक लोगों पे ही क्यों ये सब चीज होती है? देखिए वो इसलिए होती है क्योंकि आज इस SC/ST OBC माइनॉरिटी, खासकर अगर मैं इसको एक नाम दूं बहुजन समाज, इस बहुजन समाज की बात तमाम लोग करते हैं, लेकिन इस बहुजन समाज को साथ लेकर कौन लोग चल रहे हैं? किसी की हिम्मत है कि 85% 85 भी नहीं, मैं बताऊंगी कि 95-97% लोगों पर वो 3% लोग जो मुट्ठी भर जो हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें, क्या वो लोग इन लोगों को शासन कर सके या इनको गुलाम बना सके? ये तो सोचना पड़ेगा उन 95% लोगों को जो कहीं ना कहीं आज टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए, क्योंकि आप इतनी भारी संख्या में होने के बावजूद भी इन मुट्ठी भर लोगों को नहीं रोक पा रहे। बाबा साहब ने एक साफ संदेश इस देश के लिए कहा था कि जाइए आप सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा कर लीजिए जहाँ से आपके लिए सारे ताले खुलते हैं, और उन तालों को खोलकर आप जाइए और अपने हक अधिकारों की लड़ाई लीजिए। इसके लिए बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि इस देश में शुरू से दो संस्कृतियों की लड़ाई रही है, एक है अम्बेडकरवाद और एक है ब्राह्मणवाद। लेकिन इस देश के तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि बहुजन समाज का अपने आप को कहते हैं, उन्होंने कभी समझा नहीं है कि ब्राह्मणवाद क्या है और अम्बेडकरवाद क्या है। क्योंकि हम खाली जय भीम के नारे लगा लेते, खाली हम बाबा साहब की जय जयकार कर लेते हैं, नीले गमछे पहनकर और नीले पगड़ियां बांधकर जय भीम के नारे लगाते नजर आते, लेकिन सही रूप में बाबा साहब ने जिस संस्कृति की बात की, क्योंकि मैं कहूंगी कि जब जब इस तरह की स्टेटमेंट होती है, इस तरह के अत्याचार होते हैं या इस तरह के शोषण होते हैं, क्योंकि तमाम घटनाएं आपने ऐसी देखी जाति के आधार पर, जिस तरह से बहन बेटी के ऊपर अत्याचार शोषण हुआ, या जिस तरह से दलितों को पिसाब पिलाने का काम किया जाता है, जिस तरह से घड़ा छूने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, मुंह रखने पर उनको मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर उनको मार दिया जाता है। मैं कहती हूँ जब जब इस तरह की घटना है तो बहुजन समाज के तमाम नेताओं को वहाँ इकट्ठा होना चाहिए और तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, और वहाँ पर सांस्कृतिक परिवर्तन इन लोगों को करना चाहिए। और जिस संस्कृति, जिस हिंदू धर्म के कारण इनको अपमानित किया जाता है, उस हिंदू धर्म को लात मारकर इनको बुद्धिज्म की शरण में जाना चाहिए। मैं कहती हूँ देखिए 2 दिन में ना परिवर्तन हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। आप बहुजन की बात कर रहे हैं, रमेश बिधूड़ी बहुजन में ही आते हैं। देखिए मैं ऐसे लोगों को बहुजन नहीं कहूंगी, इस तरह के तमाम लोग हैं, क्योंकि अगर मैं बहुजन की बात करूं, जिन बहुजनों की आप बात कर रहे हैं, रमेश बिधूड़ी का बहुजन कह रहे हैं, क्योंकि 131 सांसद वही बहुजन समाज में जो आरक्षण लेकर बैठे, जो पूना फैक्ट्री की पैदाइश है, जो 131 सांसद आज पार्लियामेंट में बैठे, वो क्या करे? क्या वो गोबर खाने का काम करे? शर्म आनी चाहिए इनको। आपकी नजरों के सामने, आपकी आंखों के सामने, आपके सुनते सुनते इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया जाता है, जहाँ पर दलितों पर अत्याचार होता है, मुसलमान भाइयों को उग्रवादी आतंकवादी कहा जाता है, और आप वहाँ पर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के तमाम मनुवादी लोगों की गुलामी करते हैं, इनके तलवे चाटने का काम करते हैं। अरे वो भूल गए, मुर्गे की तरह आपको पंख ऐसे नोचेंगे ना कि आप भूल जाएंगे। आप सोच रहे कि आज मुझे गाना डल रहा है तो मैं चुप रहूं। शर्म आनी चाहिए। ऐसे 131 सांसदों को, ये 131 सांसद में से ऐसे वही सांसद देखकर हमला किया गया है बसपा सांसद पर। देखिए बसपा सांसद है धर्म, क्योंकि मैंने कहा ना इस देश में जिस तरह से सांप्रदायिकता का जो जहर खोला जा रहा है, जो जहर खोला जा रहा है, ये वो जहर है। और 2024 को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का जहर को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं पिछले 9 साल की बात करूं, 2014 से लेकर अब तक 2023 चल रहा है, कितना विकास किया। इन्होंने तमाम सरकारी संसाधन बेच दिए, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, स्कूलों की बात करूं, अस्पतालों की बात करूं, तमाम सरकारी संसाधन बेचकर इन्होंने प्राइवेटाइजेशन खड़ा कर दिया, और आज कहीं ना कहीं लोगों को भूखा मरने पर खड़े। आज गरीब गरीब होता जा रहा, अमीर अमीर होता जा रहा। आज हमारे जैसे, आप जैसे, या तमाम जो गरीब तबके के लोग, उनके पास 1 एकड़ तक जमीन है, यहाँ तक 1 एकड़ जमीन की तो बात छोड़ो, उनके पास रहने तक के लिए घर नहीं है। जिस भारत देश में 19 लाख, आप ध्यान से सुन लीजिए, जिस भारत देश में 19 लाख प्रतिदिन लोग भूख से सोते हैं, जिस देश में 3000 बच्चे प्रतिदिन भूख से मरते हैं, आप उस देश में कल्पना कर रहे हैं कि ये लोग या भाजपा सांसद की तरफ से या पार्टी की तरफ से हमला बोल रही है। हमला पार्टी की तरफ से नहीं है, सांसद की तरफ से, बल्कि ये सांप्रदायिकता का जहर खोलने वाले उन लोगों की स्टेटमेंट है। ये इस तरह के लोग एलिगेशन लगा रहे हैं ताकि लोगों को डराया जा सके। बहन जी उतना खुलकर बोल नहीं रही इस मसले पर। देखिए बहन जी खुलकर बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, मुझे बहन जी से कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना पर्सनल व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन बहन जी से हटकर भी तमाम बहुजन समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो आज चिंतन मनन कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो जानते हैं कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब जब गलत होता है तो गलत के खिलाफ जो व्यक्ति बोलता है, जो आवाज उठाता है, मैं उसी को बहुजन समाज का हित से कह सकती हूँ, चाहे उसमें बहन जी हो या अन्य कोई हो, चंद्रशेखर हो या तमाम अन्य कोई भी नेता हो। लेकिन आज जरूर है इस देश की जनता को समझने की, और खासकर जो लोग आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म की नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि जब ये लोग जो भाजपा के सांसद है उसको इतने गंदे शब्दों से संबोधित कर सकते हैं, अगर कल को आपकी बारी आएगी तो वो आपसे भी नहीं चूकेंगे, इसलिए सावधान हो जाइए। मैम क्या लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी के इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कुछ नहीं बोला? प्रधानमंत्री जी क्यों कहेंगे? रमेश बिधूड़ी जी उन्हीं का तो चमचा है, उन्हीं
पार्टी का तो है, उसी पार्टी का सांसद है, उसी पार्टी से चुनकर आया, उसी विचारधारा का, उसी हिंदुत्व की बात करता है, उसी जय श्री राम की बात करता है, उन्हीं काल्पनिक चीजों की बात करता है। तो मोदी जी क्यों इनके खिलाफ जाकर दो शब्द कहेंगे? बल्कि मोदी जी तो ऐसे लोगों को और शह दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आंकड़े उठाकर देखें, तमाम ऐसे नेता विधायक सांसद आपको मिल जाए जिन पर रेप की एफआईआर दर्ज है, जिन पर मर्डर की एफआईआर दर्ज है, जिन पर न जाने गंभीर मुकदमों में एफआईआर दर्ज है, लेकिन वो अगर भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वो सर्फ एक्शन से ऐसे घूम जाते हैं कि जैसे मानो उनसे पवित्र, उनसे साफ कोई और ना हो। तो मोदी जी को हमें ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनको शह दे रहे हैं। और देखिए, ये शह देने का नतीजा देखिए, अभी तो इन्होंने बोला है, और भी कई ऐसे नेता उत्पन्न होंगे जो लगातार इस तरह की स्टेटमेंट देंगे। अभी 2024 दूर नहीं है, आप इंतजार कीजिए, देश में बहुत कुछ होने वाला है।